हेलो एवरीवन। आज हम लोग को लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस पढ़े थे, ठीक है, कि इंटरफेरेंस का हम लोग एक शॉर्ट रिकैप, शॉर्ट व्यू देखे थे ना। आज हम लोग को इंटरफेरेंस पढ़ना है कि इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे करना है ना। तो देखिए, इंटरफेरेंस का जो बेसिक डेफिनेशन है क्या है, व्हेन टू वेव, ठीक, टू वेव सुपर impose over each other, ठीक, and intensity increases at some point and intensity decreases at some other point, then this phenomenon is called interference, ठीक है। कि अगर क्या हो कि कहीं पे दो वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो जाएं, ठीक है, सुपर इम्पोज हो जाए मतलब दोनों मिक्स हो जाएं, और उनके मिक्स होने से किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कम हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। दो वेव हों, सुपर इम्पोज हों, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए और किसी पॉइंट पे एंड सम पॉइंट द, ठीक है, इंटेंसिटी कम हो जाए, तो उस फिनोमेना को क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस, ठीक। या ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक, द रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ टू वेव is called interference, बात समझ में आई, ठीक। दो वेव की एनर्जी को, ठीक है, मिला दें और मिला के एक नया वेव बनाए, एनर्जी को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करें ना, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस। जैसे कहने का मतलब ये, मान लीजिए एक ये वेव है ऐसे, ठीक, ऐसे वेव है, ठीक है, ये बना, ठीक, ये हमारा एक और वेव है, ठीक है, इसमें एक एक वेव की एनर्जी जो है, मान लीजिए वो 4 है, इसकी एनर्जी जो है वो 6 है, ठीक, 4 4 4 6 6 6, इससे मिलके एक वेव बना और उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 5 हो गई ना। तो ये हमारा एनर्जी है, ठीक है। तो देखिए टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी थी, 10, यहाँ पे हमारा टोटल सम करके हाफ हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ 4 है ना, टोटल हमारे 8 ऐसे ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल 8 होगा, ठीक है, सबका 5 होगा, तो 5 और 8 कितना हो गया, 40, ठीक है। और यहाँ 10 है और 4, ये भी कितना हो गया, 40। तो टोटल एनर्जी क्या रही, कांस्टेंट, तो क्या कहेंगे, इट शोज इंटरफेरेंस शोज, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंटरफेरेंस हमारा क्या शो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर से डिफिनेशन बोलें, दो डिफिनेशन है। सबसे पहला डिफिनेशन क्या है कि अगर कहीं पे दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं, सुपर इम्पोज होके कोई एक नया वेव बनाते हैं, और उस नए वेव पे किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कम होती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस, ठीक। और या ऐसे कह सकते हैं कि दो वेव की एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसको कहेंगे इंटरफेरेंस, ठीक। इंटरफेरेंस हमारा क्या शो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, ठीक, अगर हम लोग इंटरफेरेंस वर्ड देखें तो मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जो इंटरफेरेंस होता है वो सिर्फ हमारा लाइट का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरफेरेंस साउंड का भी होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस फॉर साउंड, ठीक, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड बीट्स। बात समझ में, ठीक, बीट्स, ठीक है। अगर लाइट में इंटरफेरेंस हो रहा है, या ऐसे कहें कि लाइट में दो वेव मिल रही हैं, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी कम, तब तो उसको इंटरफेरेंस कह देंगे। लेकिन साउंड में ये काम हो रहा है कि दो साउंड वेव मिल रहे हैं, किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, किसी पॉइंट पे कम, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीट्स, ठीक। अच्छा, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, ठीक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो कहते हैं मैक्सिमा, ठीक है। यहां पे जो इंटेंसिटी होगी क्या होगी, मैक्सिमम। अगर इंटेंसिटी मिनिमम हो तो उसको कहेंगे डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, या उसको कहेंगे हम लोग मिनिमा, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम, ठीक। जहाँ पे इंटेंसिटी, और ये जो भी बता रहे हैं ना, ये दोनों कंडीशन, ठीक है, लाइट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। लाइट के लिए अगर बात करें तो जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, फिर ये बीट्स हो गया। बीट्स के केस में अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग वैक्सिंग, ठीक है, वैक्सिंग, बात समझ में आई, ठीक। लेकिन अगर बीट्स में इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो उसको कहेंगे वैनिंग, ठीक है, वैनिंग, सॉरी W होगा, ठीक है, वैनिंग, बात समझ में आई। ये हमारे बेसिक पॉइंट है इंटरफेरेंस का, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, दो वेव सुपर इम्पोज करके इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम इंटरफेरेंस, ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होगा। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको मैक्सिमा कहेंगे या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसको मिनिमा कहेंगे या तो डिस्ट्रक्टिव, और यही इंटरफेरेंस हम साउंड का कहें तो उसको हम क्या कहेंगे, बीट्स। और बीट्स में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो उसको कहेंगे वैक्सिंग, और बीट्स में इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो उसको क्या कहेंगे, वैनिंग। ये हमारा बेसिक हो गया इंटरफेरेंस का। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इंटरफेरेंस होने के लिए दो सोर्स होने चाहिए, टू सोर्स, ठीक है। अगर कहीं पे इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरफेरेंस के लिए हमारे क्या है, दो सोर्स होने चाहिए, या ऐसे कहिए कि इंटरफेरेंस होने की क्या कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, कंडीशन, ठीक है, फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन है, ठीक है, सबसे पहला, ठीक, बोथ सोर्स हैव, बोथ, सो दो सोर्स होने चाहिए, कैसे कैसे, सोर्स हैव नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल, नियरली इक्वल, एग्जैक्टली नहीं, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, मतलब कि दोनों का एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक। फिर दूसरा केस, ठीक है, बोथ सोर्स हैव सेम वेवलेंथ, ठीक है, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए। तीसरा केस ये है, ठीक है, तीसरा केस है बोथ सोर्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक। फिर चौथा केस ये है, ये सारे केसेस हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। अगर पोलराइज्ड हैं, ठीक है, अगर वो दोनों के दोनों वेव हमारे पोलराइज्ड हैं, पोलराइजेशन का मतलब, पोलराइजेशन आप लोग 12th में पढ़े होंगे, वैसे हम लोग को यहाँ भी पढ़ना है कि अगर लाइट किसी एक प्लेन में मूव करती है ना, लाइट इधर 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 इन्फिनिट डायरेक्शन मूव करती है, लेकिन लाइट अगर पर्टिकुलर किसी एक प्लेन में मूव करे तो उसको कहते हैं पोलराइज्ड है, ठीक है। तो क्या कहें, इफ लाइट इज पोलराइज्ड, पोलराइज्ड, देन, ठीक है, देन both have same plane of polarization, same plane of, ठीक है, plane of polarization, ठीक है, कि अगर हमारे पास जो लाइट है वो पोलराइज्ड है तो दोनों का प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, सेम। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक, सोर्स हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, बस में दोनों सोर्स में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि पहले का फेज मान लीजिए 30 है, दूसरे का फेज मान लीजिए हम 90 कह लें, तो फेज डिफरेंस हमारा कितना है, 60। फेज डिफरेंस अगर अभी 60 है ना, ठीक, तो बाद में भी 60 होना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों वेव का फेज सेम होना चाहिए, नहीं, फेज अलग हो सकता है, दोनों सेम फेज में भी हो सकते हैं, फेज अलग हो सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, फेज सेम। देखिए ये सब सेम की बात कहें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस सेम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि फेज डिफरेंस की वैल्यू जो होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए। ये हमारा कंडीशन हो गया, किसका कंडीशन हो गया, इंटरफेरेंस का। अच्छा, अब और जरा देखिएगा, ठीक है, अगर कोई सोर्स, ठीक है, ये फिर से रिपीट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, अगर पोलराइज्ड है तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम जो ये इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं ना, लाइट वाला पढ़ रहे हैं, ठीक,
अगर साउंड वाला पढ़ते तो साउंड वाले में क्या होता है, देखिए सब कुछ सेम रहता है, एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नियरली इक्वल होती है। ठीक, अगर लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो एम्पलीट्यूड में छोटा सा, बहुत छोटा गैप होना चाहिए, लेकिन अगर साउंड का हम पढ़ते हैं ना तो वहां पे एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक, अच्छा, अगर कोई सोर्स, ठीक है, कोई सोर्स ये सारी कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक, तो उसको कहेंगे कोहेरेंट सोर्स। इफ एनी सोर्स एनी टू सोर्स, ठीक है, एनी टू सोर्स फॉलो, ठीक है, फॉलो above condition then, ठीक, then source is called coherent source, ठीक है, and condition is called condition of coherency। बस समझ में कि कोई दो सोर्स अगर इन सारे कंडीशन को फॉलो करेगा तो उस सोर्स को कहेंगे वो सोर्स कैसा है, कोहेरेंट है, और इसके कंडीशन को, ये जो भी 6 कंडीशन लिखे हैं ना, इस कंडीशन को कहेंगे कंडीशन ऑफ कोहेरेंसी। अच्छा, और जरा देखिएगा, आप लोग इसी के हिसाब से नोट्स भी बना सकते हो, अपने हिसाब से और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में जो भी डिफाइंड है हम लाइन टू लाइन ऐसे बता रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो कोहेरेंसी है, या बड़ा लिखते हैं ना, कुछ लोग कह रहे थे छोटा लिखते हैं, कोहेरेंसी, ठीक है, कोहेरेंसी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन को फॉलो किया तो कंडीशन, इस सोर्स को कहेंगे कोहेरेंट सोर्स है, इस कंडीशन को कहेंगे कंडीशन ऑफ कोहेरेंसी। कोहेरेंसी जो है 2 टाइप्स की होती है, एक स्पेशियल कोहेरेंसी, एक होता है टेम्पोरल कोहेरेंसी। ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन ऑफ कोहेरेंसी है वो 2 टाइप्स की है, एक स्पेशियल कोहेरेंसी है, एक टेम्पोरल। ठीक, अगर 2 सोर्स, ये किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, स्पेस, ठीक, स्पेस का मतलब पोजीशन से है, ठीक है, पोजीशन से है, और ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ऐसे सोचिए, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि जैसे क्या है, थोड़ा सा समझ लें, पूरा डिटेल नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि अगर इन सारे कंडीशन को कोई फॉलो करेगा तो उसको कहेंगे वो कोहेरेंट सोर्स है, इस कंडीशन को कहेंगे कंडीशन ऑफ कोहेरेंसी। कोहेरेंसी के लिए हमारे पास 2 टाइप्स की कोहेरेंसी होती है, कौन कौन सी, एक स्पेशियल कोहेरेंसी होती है, एक टेम्पोरल। स्पेशियल विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है, टेम्पोरल विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। विद रिस्पेक्ट टू स्पेस का मतलब ये है कि अगर 2 वेव ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे इनका पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन इनके फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। ठीक, पोजीशन चेंज होने पे फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फेज में चेंज नहीं आ रहा है, फेज भले चेंज हो रहा हो लेकिन इनका डिफरेंस कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब उस कोहेरेंसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज, स्पेशियल कोहेरेंसी। ठीक है, लेकिन अगर 2 सोर्स हैं, दोनों कॉन्स्टेंटली हमारा वेव निकाल रहे हैं, ठीक, टाइम जैसे जैसे हमारा इंक्रीज कर रहा है, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, लेकिन इनके फेज के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है, फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उसको कहेंगे टेम्पोरल कोहेरेंसी। तो कोहेरेंसी 2 टाइप्स की है, एक स्पेशियल कोहेरेंसी, एक हमारा टेम्पोरल। वेव चलेगा, पोजीशन चेंज होगा, लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो कहेंगे वो स्पेशियल है। लेकिन अगर टाइम चेंज होगा और फेज कांस्टेंट है, ठीक, या सारे कंडीशन फॉलो कर रहा है, तब उसको कहेंगे हम लोग कौन सा कोहेरेंसी है, ये टेम्पोरल। अच्छा, फिर एक जगह क्वेश्चन पूछा, चलिए ये सारी चीजें हम लोग देख लिए, ठीक है, अब ऐसे कहें, कैन 2 डिफरेंट सोर्स, टू डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट सोर्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन ये कहा, क्या 2 डिफरेंट सोर्स हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कहा है ना कि कहीं पे हमारे पास 2 अलग अलग सोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चीज और है, एक चीज और जरा देखिएगा, ठीक, एक चीज और इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे मोनोक्रोमैटिक, ठीक है, बाइक्रोमैटिक, ठीक, पॉलीक्रोमैटिक, ठीक है, सिंगल कलर,
या सिंगल वेवलेंथ, ठीक, कोई भी ऐसा सोर्स, ठीक है, कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ होता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, मोनोक्रोमेटिक, ठीक। कोई ऐसा सोर्स जिसमें दो वेवलेंथ होगा उसको कहेंगे हम लोग बाइक्रोमेटिक, ठीक। दो से ज्यादा होगा तब उसको कहेंगे हम लोग पॉलीक्रोमेटिक। ये सब हमारा डिफिनीशन है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। फिर से बोल रहे, अगर कोई ऐसा सोर्स है जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक वेवलेंथ है तो उसको मोनोक्रोमेटिक, जिसमें दो वेवलेंथ है उसको बाइक्रोमेटिक, जिसमें दो से ज्यादा है पॉलीक्रोमेटिक, ठीक। तो देखिए यहां पे दोनों सोर्स का वेवलेंथ सेम है ना, मतलब सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है। अगर कंडीशन कहीं पूछा तो ये भी बता देंगे ना कि दोनों सोर्स कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमैटिक। अच्छा, मोनोक्रोमैटिक का जो एग्जांपल है, ठीक है, ये यहां पे हम लिख दे रहे हैं, स्पेस है थोड़ा, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक का जो एग्जांपल है ये हमारा लेजर लाइट है, ठीक है, लेजर, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं एलईडी, ठीक है, या तो कह सकते हैं हम लोग सोडियम लैम्प, ठीक, सोडियम लैम्प, ये सब के सब हमारे कैसे सोर्स हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट है। अगर हम कह दें व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट, ठीक, तो व्हाइट लाइट से मिलने वाला जो कलर होता है, ठीक है, वो हमारा पॉलीक्रोमैटिक होता है। लेजर पे तो आप लोग देखे होंगे, रेड लेजर, ग्रीन लेजर, एलईडी में रेड ग्रीन ये सब होता है, तो वो हमारा कैसा होता है, ठीक है, वो मोनोक्रोमैटिक। अच्छा, सोडियम लैम्प, कभी कभी लोग पूछते हैं कि सोडियम लैम्प जो है, जैसे ये सारे क्वेश्चन हम इसलिए बता रहे हैं ना कि जब आप लोग अपना प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोग से वाइवा लेते हैं, ठीक है, तो वाइवा में ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे भी चल के आप लोग को यूज ही होगा, ठीक है। जो भी पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ठीक है, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अच्छा, तो लेजर हो गया, एलईडी हो गया, सोडियम, ठीक। सोडियम लैम्प जो रोड पे लगा होता है ना, सोडियम लैम्प, या आप लोग के प्रैक्टिकल लैब में जो होता है ना ऑप्टिक्स का डार्क रूम, ठीक है, डार्क रूम में आप लोग को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोडियम लैम्प मिलेगा। सोडियम लैम्प में दो वेवलेंथ होते हैं, ठीक है, सोडियम लैम्प में हमारे दो वेवलेंथ होते हैं, दो अलग अलग वेवलेंथ होते हैं। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि सोडियम लैम्प में दो वेवलेंथ है फिर भी ये मोनोक्रोमेटिक है, कैसे? क्योंकि इनका जो वेवलेंथ का डिफरेंस होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। ये दैट इज, ये ट्रू है कि जो हमारा सोडियम लैम्प है, सोडियम लैम्प में हमारे दो वेवलेंथ होते हैं, दैट इज ट्रू, लेकिन दोनों वेवलेंथ का जो दोनों वेवलेंथ होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। उनका जो डिफरेंस होता है बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दो वेवलेंथ होते हुए भी सोडियम लैम्प किसकी तरह बिहेव करता है, मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, फिर जो एलईडी है वो तो मोनोक्रोमेटिक है, ठीक। जो आप लोग CFL यूज़ करते हो, ठीक है, CFL यूज़ करते हो या ट्यूबलाइट यूज़ करते हो, इसको आप लोग देखिएगा ना स्केल से या इसकी ग्लास से देखिएगा तो उसमें भी दो तीन कलर होते हैं, तो वो भी मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है, वो हमारा पॉलीक्रोमेटिक होता है। या जो आप लोग फिलामेंट बल्ब यूज़ करते हो वो भी हमारा कैसा होता है, पॉलीक्रोमेटिक ना। तो वेवलेंथ सेम है तो कैसा सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होगा। ये भी कंडीशन में ही है, ये लेमडा वाला ही कंडीशन में आ जाएगा, ठीक। तो ये मोनोक्रोमेटिक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन टू डिफरेंट सोर्स, दो डिफरेंट सोर्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न? क्या अगर दो डिफरेंट सोर्स हैं, जैसे मान लीजिए हम दो एलईडी बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, दो एलईडी ले लेते हैं या दो लेजर ले लेते हैं, ठीक है, दोनों रेड ले लेते हैं, ठीक। अगर दोनों रेड लेजर ले लिए हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, कि अगर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखिए, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देखें कि हमारे पास एक लेज़र लाइट ये है लेज़र 1, एक लेज़र लाइट ये है लेज़र 2, ठीक है, ये भी रेड कलर का है, ये भी रेड कलर का है, दोनों ही एयर में हैं, ठीक। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, दोनों का पावर ओवर सब सेम है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या ये दोनों वेव मिलके एक हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन पूछा, ठीक, कि क्या दो अलग अलग सोर्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग सोर्स हैं, वो सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। दो अलग अलग सोर्स हैं, हम एक समझाने के लिए लिए हैं, दोनों रेड हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पावर सेम है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम है, तो क्या ये दोनों के वेव मिलके इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? ठीक, तो इसका आंसर है नो, ठीक है, नो, ठीक। दो अलग अलग सोर्स कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्रोड्यूस कर सकते, नो। टू डिफरेंट सोर्स कैन नेवर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है,
इंटरफेरेंस पैटर्न। दो डिफरेंट सोर्स कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न को नहीं प्रोड्यूस कर सकते, भले सारी कंडीशन को फॉलो करें, ठीक है, बिकॉज देयर फेज कीप्स ऑन चेंजिंग। मैसेज में ही, ठीक है, कि हम दो डिफरेंट सोर्स ले लें और हम चाहें कि उससे इंटरफेरेंस करा लें, ये प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, ठीक है, लेकिन उनके फेज डिफरेंस को कांस्टेंट नहीं बना सकते। उनका फेज टाइम के साथ हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है, भले फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, वेवलेंथ सेम हो जाए, एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए, प्लेन सेम हो जाए, लेकिन दो डिफरेंट सोर्स को हम लोग कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्रोड्यूस कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम कुछ भी कर लें, ठीक है, हम कुछ भी करें, लेकिन उनके बीच का फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहेगा। इसीलिए दो डिफरेंट सोर्स को हम कभी भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे। दो डिफरेंट सोर्स है, चाहे इंटरफेरेंस पैटर्न बना ले, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले जो था कि इंटरफेरेंस के बारे में जानते तो थे, ठीक है, पहले जो था इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग जानते थे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, लेकिन अभी तक जैसे आप लोग सोचिए ना कि जितना इंफॉर्मेशन हम आप लोग को बताए हैं यही आपको पता है, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं पता है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये सोचोगे कि इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज होती है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां तक अगर देखिए तो आप लोग को ये लगता है, ठीक है, जो भी बताए हैं इसके बेसिस पे ही लग रहा है ना कि इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज होती है, ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप लोग सोचो कि इंटरफेरेंस कैसे पॉसिबल है जबकि दो सोर्स से इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, ठीक है, तो हम कैसे इंटरफेरेंस करेंगे ये चीज देखें। तो देखिए मेथड्स फॉर इंटरफेरेंस, मेथड्स फॉर इंटरफेरेंस, ठीक है, मेथड्स, ठीक है, अब हम कैसे कर सकते हैं? दो डिफरेंट सोर्स से तो नहीं कर सकते, ठीक है, दो अलग अलग सोर्स ले लें तो इससे नहीं पॉसिबल है, ठीक, तो अब हम कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहला मेथड, ठीक है, सबसे पहला मेथड ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन ग्लास प्लेट है, ऐसे ऐसे, ठीक, ये ग्लास है, ठीक है, यहां पे एक सोर्स है, ठीक, इस सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक, एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट आ रही है, जब इस ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट होगा तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट हमारी सेकंड सरफेस पे आएगी, ऐसे आएगी ना, दो सरफेसेस हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा और मोटा बना लेते हैं ना तो आप लोग और समझ में आएगा, ऐसे देखिए ऐसे, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक, अब लाइट इंसिडेंट हुई है तो कभी भी किसी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है, कहीं पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, कहीं पे रिफ्रैक्शन, तो एक पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया, एक पार्ट रिफ्रैक्ट कर गया, जब सेकंड सरफेस पे आया तो फिर से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट किया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक है, कुछ पार्ट हमारा क्या कर गया? रिफ्रैक्ट कर गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हमको दो वेव मिली और इन दोनों वेव का, ये दोनों लाइट का जो सोर्स है वही तो है और ये दोनों इसी से बनी हुई हैं, तो इनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा और ये एक दूसरे से सुपर इम्पोज होके इंटरफेरेंस करेगा, ठीक। तो पता क्या चला कि हम दो अलग सोर्स से इंटरफेरेंस नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि फेज नहीं कांस्टेंट होगा, लेकिन एक सोर्स से दो सोर्स बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग अ सोर्स, बाय थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बाय यूजिंग, एक्चुअली बड़ा लिखने से मेरी राइटिंग थोड़ी खराब हो जाती है ना, तो इसलिए, लेकिन खैर ठीक है, बाय यूजिंग वन सोर्स वी प्रोड्यूस टू सोर्स, ठीक है, टू सोर्स विच प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न। बस में ही, ठीक, हम एक सोर्स से यूज करके दो सोर्स बना सकते हैं जिससे हम लोग क्या कर लेंगे? इंटरफेरेंस पैटर्न। जैसे यही काम, ठीक है, यही काम हमारा, देखिए इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्वेल्थ क्लास में भी आप लोग इतना पढ़े होंगे, ठीक है, बस थोड़ा बहुत और ऐड होगा, हाँ, इसके एप्लीकेशन इसमें ऐड हो जाएंगे। अभी तक देखिए कुछ हम नया नहीं बताएं, हो सकता है ये ट्वेल्थ में ना पढ़े हो, स्पेशल और टेम्पोरल, ठीक है, बाकी आप लोग ट्वेल्थ में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए सोप बबल है, ठीक है, सोप बबल के अंदर जो होता है एयर होता है, ठीक है, सोप बबल के अंदर क्या होता है? एयर। इसके बाहर भी क्या होता है? एयर। और इसके अंदर हमारा क्या है? सोप सॉल्यूशन है।
इसके अंदर हमारा क्या है, सोप सॉल्यूशन है। ये तो होता है सोप बबल, अंदर हवा, सोप सॉल्यूशन, फिर हवा, ठीक। अब मान लीजिए सन से यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है ना, व्हाइट लाइट, ठीक है। अब व्हाइट लाइट इसके फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। अब यहां जब सेकंड सरफेस पे आया तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे दो वेव एक दूसरे से इंटरफेरेंस किए, सुपर इंपोज हो गए, क्योंकि एक ही सोर्स से तो दो सोर्स बन गया, एक ही सोर्स को यूज करके दो सोर्स बना लिए, तो फिर से हम यहां पे इंटरफेरेंस हुआ और हमको मैक्सिमा एंड मिनिमा दिखने लगा। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, ठीक है, कि इस पे जो इंटरफेरेंस हुआ उसमें 7 कलर दिखते हैं, ठीक। तो आने वाला जो लाइट है वो कैसा है, व्हाइट में कितने कलर हैं, 7, विबग्योर है ना, ठीक है। तो देखिए वॉलेट का इंटरफेरेंस वॉलेट के साथ हुआ तो वॉलेट का एक स्पेक्ट्रम बना, इंडिगो का इंडिगो के साथ, ग्रीन का ग्रीन के साथ, येलो का येलो के साथ, ऑरेंज का ऑरेंज के साथ, रेड का रेड के साथ, तो ये हमारा इंटरफेरेंस हुआ। तो सोप बबल में जो कलर्ड फिल्म दिखता है, कलर्ड फिल्म, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि एक सोर्स को, ठीक है, दो अलग अलग सोर्स को यूज करके इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, दो सोर्स को यूज करके अगर इंटरफेरेंस हम करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि उनका फेस कांस्टेंट नहीं रहेगा, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक सोर्स को यूज करके हम क्या बना सकते हैं, दो सोर्स, ठीक है। चलिए और भी तरीके हैं, और भी तरीके। मान लीजिए हम एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, ऐसे देखिए एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर ले लिया, ठीक। इससे हम यहाँ पे एक सोर्स लाए, ये लाइट आई, लाइट आके रिफ्लेक्ट हुआ, इसका बैक इमेज बना, ठीक है। ये सोर्स S1 हो गया, ये सोर्स S2 हो गया, ये दोनों से आने वाली वेव भी हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक। तो ये दो मेथड हो गए ना, और भी मेथड है हमारे पास, ठीक है। देखिए तीसरा, ठीक है, एक हम प्रिज्म ले लिए, बहुत पतला प्रिज्म, ऐसे बहुत पतला ऐसे लिए, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है। हम लोग को डिटेल में ये पढ़ना है बाइप्रिज्म। यहाँ से एक सोर्स है, सोर्स ऐसे लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे आई, फिर से एक सोर्स से हम यहाँ S1, यहाँ पे मैक S2 बना दिए, ठीक है, और ये फिर से हमारा एक सोर्स से दो सोर्स बना, तो फिर से सुपर इम्पोज करके हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। बस नहीं, तो हम इंटरफेरेंस दो अलग अलग सोर्स से नहीं कर सकते, एक ही सोर्स के, ठीक है, एक सोर्स को यूज करके अगर हम कहीं पे दो सोर्स बना लेते हैं तो हम इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और एक सोर्स को यूज करके दो सोर्स बनाने के कई सारे तरीके हैं, या तो हम स्लिट को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम चाहें तो हमारे पास और भी मेथड है, एक फोर्थ मेथड, ठीक है। यहां पे हम बाय यूजिंग स्लिट, बाय यूजिंग स्लिट, ठीक है, स्लिट को यूज करके बनाते हैं, ठीक। स्लिट क्या होता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मैं भी शायद जानते हो। स्लिट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विथ वेरी स्मॉल अपर्चर, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपर्चर बहुत स्मॉल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिट। होता क्या, स्लिट कैसे बनाते हैं हम देखिएगा, ये ऐसे एक ग्लास प्लेट ले लीजिए, इस पे दो ऑल पिन लगा दीजिए, इसके ऊपर फिर से ग्लास प्लेट ले लीजिए और यहाँ से ब्लैक टेप लगा दीजिए पूरा यहाँ, ठीक है। तो बीच में ये छोटी सी विड्थ जो बचेगी ना, इसी में से लाइट को अलाउ करेगा, यही हमारा क्या है, स्लिट है। या ऐसे और अच्छा बनाना चाहें, ठीक है, स्लिट जितना पतला होगा, ठीक है, स्लिट जितना पतला होगा इंटरफेरेंस उतना ही अच्छा होगा। देखिए और अच्छा स्लिट बनाना है आप लोग, अगर इसका प्रैक्टिकल करने जाओ बहुत सुंदर पैटर्न आता है इंटरफेरेंस का ना, प्रैक्टिकल में आप लोग को करने के लिए मिलेगा भी, ठीक। और सुंदर बनाने चाहें तो एक ग्लास प्लेट लीजिए, ठीक है, और अपना बाल ले लीजिए, ठीक है, एक बाल यहाँ लगा दीजिए ऐसे, एक बाल ये एकदम क्लोज करके, बहुत पतला ये क्लोज करके लगा दीजिए, और इसके ऊपर एक और ग्लास प्लेट रख के टेप लगा दीजिए पूरा, ठीक है, और ब्लेड से एकदम फाइन होल कट कर दीजिए, बस नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्लिट बन जाएगा, ठीक है। तो स्लिट को यूज करके भी हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्लिट हम यहाँ लगा दिए ऐसे, एक स्लिट हम यहाँ लगा दी, एक स्लिट से लाइट ऐसे आ रही है, एक स्लिट से लाइट ऐसे आ रही है, फिर से ऐसे दो बने ना, फिर से ये मिलके हमारा क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंटरफेरेंस
पैटर्न। ठीक है, तो दो अलग अलग सोर्स को हम यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्रोड्यूस कर सकते। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सोर्स यूज करेंगे तो दोनों के बीच का सब कुछ तो सेम हम बना सकते हैं, लेकिन उनका फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। इसीलिए इंटरफेरेंस करने के लिए ऐसा नहीं है सिर्फ इतना ही मेथड इंटरफेरेंस करने के, बहुत सारे मेथड है ना। इंटरफेरेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सोर्स लेंगे और एक सोर्स से हम यूज करके दो सोर्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, ये तो इंटरफेरेंस हो गया। क्या होता है इंटरफेरेंस, कैसे कलर बनेगा, क्या मैक्सिमा होगा, क्या मिनिमा होगा, ये सारे केसेस हम लोग देखें ना। अब इसी चीज को देखिए, अभी जो भी पढ़े हैं ना सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़े हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें पढ़े हैं। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स से इसको देखते हैं ना। कहते हैं ना मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक, तो कोई चीज़ अगर थ्योरी में है ना तो उसको हमको मैथमेटिक्स में भी आना चाहिए। अगर जो हम लोग पढ़े हैं उसी चीज़ को हमको थ्योरी में जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज़ हम लोग को इसमें भी लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए कितने वेव ले लें, दो। पहला ले लिया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। फिर ले लिया y2 इज इक्वल टू क्या ले लें, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, अच्छा पहले चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे a1 a2 नियरली इक्वल है तो एम्पलीट्यूड सेम है, ओमेगा सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, दोनों पॉजिटिव है, डायरेक्शन सेम है। इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी प्लस 5, तो फेज डिफरेंस 5 है तो 5 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को ऐड करके एक नया वेव बनाना है। ठीक, इसी को ऐड करें और हम चेक करें एक नया वेव बन रहा है कि नहीं। ये वेव 1 है, ठीक है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, इनको ऐड करेंगे तो फाइनल वेव हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेव बनेगा। ठीक, तो y की वैल्यू लिख सकते हैं y1 प्लस y2। ठीक, तो y1 प्लस अगर y2 लिख सकते हैं तो क्या लिखें, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग चाहो, ठीक है, तो इसको हम लास्ट वीडियो में जो बताए थे ना एडिशन ऑफ SHM, उससे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, r y अंडर रूट, ठीक, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos 5, ठीक, साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस नीचे कौन होगा, छोटा वाला a1 तो कंपोनेंट a2 का आएगा ना, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a2 साइन 5 अपॉन a1 प्लस a2 cos 5, ये हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है, एक लाइन में आ गया। ठीक है, लेकिन आप लोग के बुक में जो पढ़ाया जाता है, जो किया जाता है, हम वो कर दे रहे हैं ना, वो कैसे कर रहे हैं। आप लोग एक लाइन में आंसर कहीं से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग के जो बुक में है जैसे किया गया है या मैक्सिमम लोग जैसे बताते हैं वैसे हम बता रहे हैं। देखिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखेंगे, a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी, एक जगह ओमेगा डी बी कितना प्लस a2 से मल्टीप्लाई करके कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं ना। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको अगर इसमें से देख लेते हैं, मान लीजिए हम इसको देखें तो a1 प्लस, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉमन ले रहे हैं, a2 cos 5 इंटू कितना, साइन ओमेगा टी, ठीक है, अब प्लस, ठीक, a2 साइन 5, ठीक है, और इंटू क्या लिख रहे हैं, cos ओमेगा टी। ठीक, ये हम थोड़ा सा अरेंजमेंट किए और कुछ किए नहीं है, इन दोनों टर्म में साइन ओमेगा टी कॉमन लिए। अच्छा अब क्या करें, इसको मान लें इतने को, ठीक है, इस इतने टर्म को हम सपोज कर लेते हैं a cos थीटा और इतने टर्म को हम सपोज कर लेते हैं a sin थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट a cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos थीटा और a sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखें, a2, सॉरी ये थीटा नहीं है, ये फाई है, सॉरी। ठीक है, क्या लिखें, a2 sin 5। ठीक, ये चीज हो गया ना। अच्छा इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को, ठीक, अगर हम इन दोनों की वैल्यू यहां रख दें, ठीक है, तो क्या लिखें, y इज इक्वल टू, ठीक है, इसके जगह a cos थीटा, a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस
ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, और दोनों में अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ए कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी ना कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये हो गया ना। और ये हमारा क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये हमारा वाई आ गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा वेव है, रिजल्टेंट वेव है, रिजल्टेंट वेव, दैट इज इक्वेशन 3। देख लीजिए, ठीक है, यही तो है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये तो आएगा। अच्छा, अगर इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करें, ठीक, और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करें, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कर लिया। ठीक, और इधर से अगर हम इसको स्क्वायर करके ऐड करते तो क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का क्या, होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर कितना, a स्क्वायर, 1 हो गया ना। अच्छा, इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, और साथ में ये बचा है ना a2 साइन स्क्वायर फाइव। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखिए a2 का स्क्वायर कॉमन है ना, अगर a2 का स्क्वायर कॉमन तो लिखते हैं a स्क्वायर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो क्या लिखें 2a1 a2 कॉस फाइव, और यहाँ से स्क्वायर हटा दे तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। चलिए ये भी देख लिया। ठीक, अब और चीज देखते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लिए ना। अच्छा, जरा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4th। चलिए 4th मान लिया। ठीक, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, क्या मिलेगा, a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाइव अपॉन, ठीक है, a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ये कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो आ गई टैन इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ये हो गया ना। ठीक, और इसको कर लेते हैं 5th। ठीक है, 4th और 5th को यूजिंग 4th एंड 5th इन, ठीक है, 3rd। ठीक, 3rd में अगर रखें तो y इज इक्वल टू a की जगह पूरा ना a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 कॉस थीटा का रूट, फिर कितना साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ना, थीटा की जगह क्या लिखें, ये पूरा tan इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव, ये ना। और यही चीज़ तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, बस में देख लीजिए, यही चीज तो डायरेक्ट लिखे हैं। या तो ये लंबा चौड़ा काम करिए, ठीक है, या तो आप लोग शॉर्ट में कर लीजिए। ये हमारा देखिए क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। जो पहला वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है a1, इसका फेस कितना है ओमेगा टी। जो दूसरा वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है a2, उसका फेस कितना है ओमेगा टी प्लस 5। जो रिजल्टेंट वेव है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है कैपिटल ए की वैल्यू ये दी हुई है, और इसका जो फेज है या एक्स्ट्रा फेज है, फेज तो ओमेगा टी प्लस थीटा है, लेकिन एक्स्ट्रा फेज कितना है थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी tan इनवर्स a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, एम्पलीट्यूड के साथ साथ हम लोग को इसमें क्या निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड के साथ साथ हमको इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ठीक, इसमें कई सारे डिफिनेशंस होते हैं, लेकिन बेसिक यही होता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट चाहे तो जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, टाइम का कितना सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इंटेंसिटी की यूनिट होगी। जब आप लोग 11th क्लास में वेव पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे I = 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना। तो ये सब हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सब कांस्टेंट है, बस ये याद रखना है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर।
ठीक है, जो भी आने वाली इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली, बाकी यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी की सब कांस्टेंट है, ठीक। तो देखिए क्या लिखते हैं ऐसे, I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। मैसेज में जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के कैसा है, डायरेक्टली I इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा, अगर पहले वेव का हम एम्पलीट्यूड पूछे तो A1 था, तो कितना आएगा के A1 का स्क्वायर। दूसरे वेव का पूछे तो कितना, के A2 का स्क्वायर। और रिजल्टेंट वेव का पूछें तो क्या लिखेंगे, के ए स्क्वायर, ठीक। और ए स्क्वायर की वैल्यू अगर रखें आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू के, और ए स्क्वायर की वैल्यू रखें तो इसका स्क्वायर ना, तो कितना आएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक। मल्टीप्लाई कर लीजिए, के A1 का स्क्वायर के A2 का स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 cos फाइव, ठीक है। ये क्या है, I1 है, ये क्या है, I2 है, और इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। क्या लिखा था देखिएगा, एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, के A1 A2, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के A1 का स्क्वायर अंडर रूट के A2 का स्क्वायर। A1 का स्क्वायर A1, इसका रूट A2, और अंडर रूट के कितना K, तो ये कितना अंडर रूट I1, ये कितना अंडर रूट I2, तो अंडर रूट I1 और I2, तो अंडर रूट 2I1 I2, ये हमारा I रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा दो वेव का सुपरपोजिशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया ना। हम लोग रिजल्टेंट वेव निकाल लिए, हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लिए, रिजल्टेंट थीटा निकाल लिए, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लिए। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, सब पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं, जो भी इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड को। इसीलिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, के स्क्वायर। ये हमारा इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक आज कंप्लीट कर रहे हैं हम, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमा का केस क्या होता है, मिनिमा का केस क्या होता है, कब मैक्सिमा बनेगा, कब मिनिमा बनेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, फिर फ्रेशनल डिफ्रैक्शन क्या होता है, सॉरी उसमें फ्रेशनल बाइप्रिज्म क्या होता है। एक एक करके टॉपिक करेंगे ना। लेकिन देखिए ये चीज़ देखिए, हम लोग जो इतना लंबा चौड़ा किए थे ना, वो एडिशन ऑफ एसएचएम से करोगे आप लोग तो एक लाइन में सारे आंसर आएंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ एसएचएम आप लोग करिएगा तो एक लाइन में सारे आंसर आएंगे। लेकिन खैर जो भी है, हम लोग के पास इजी वे है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे कराते हैं। अगर हम लोग वो मेथड यूज करें ना तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ओवर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहाँ इंटेंसिटी मिनिमम, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग रिवाइज करके आओगे ना तो हमको पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, आप लोग को समझ में और आएगा। नहीं तो अगर छोड़ते चले जाओगे, सोचोगे अगले लेक्चर से पढ़ लेंगे, तो चीज़ें छूटती जाएंगी, फिर समझ में नहीं आएगा ना। चलिए आज के लिए इतना ओवर कर रहे हैं। और हाँ, फिर से लास्ट बात, ठीक, कि कोई भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से डिफाइन कर देंगे ना। चलिए, थैंक यू।